तो मुझसे बोलता है कि क्या गारंटी है कि तुम करोगे भाई। अब मैंने कहा सर गारंटी तो इस चीज़ की भी नहीं है कि मैं कल को जीवित रहूँगा या नहीं रहूँगा, गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं ले सकता। मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, मैं इतना हो गया था, मैंने नौकरी छोड़ दी, मैंने रिज़ाइन डाल दिया, मैंने उनको कैपिटेशन चार्जेस दिए 1.5 लाख रुपये और मैंने रिज़ाइन कर दिया। हेलो गाइस, आई एम मोहित एंड मैं आज आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा दैट हाउ डिड आई रीच हेयर एंड व्हाट वाज द मोटिवेशन एंड द रीज़न बिहाइंड इट. So basically, I completed my plus 2 in 2014. Initially, I wanted to become an engineer, but due to some reasons, some circumstances, I mean, the blunders I made, so I couldn't I couldn't enroll in engineering. I couldn't clear IIT, so I decided to continue my I want then I decided that I should go for defense services. बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि मैं चाहता था कि अपने घर के आसपास रहूं, तो मुझे दिल्ली पुलिस बेस्ट ऑप्शन लगा, क्योंकि आप अगर आर्मी में जाते हो तो देर आर हाई चांसेस दैट यू विल बी अवे फ्रॉम योर होम मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग योर सर्विस. सो मैंने सोचा कि यार दिल्ली पुलिस का ठीक है, और उन्हीं दिनों मेरी कज़न जो यूपी पुलिस में है वो हमारे घर ही रहती थी, तो आई यूज़ टू थिंक कि भाई ये कांस्टेबल इज़ लाइक अ वेरी बिग थिंग एंड बहुत रेपुटेशन है, सब आस पड़ोसी सब पूछते थे कि भाई दीपा की जॉब कैसी चल रही है एंड ऑल. सो मैंने सोचा कि यार यही मतलब मेरा मकसद है, मेरे को लाइफ में यही करना है. बट यार दैट वाज लाइक व्हेन आई get selected, I get to know, no, this is not something which I wanted to do in my life. तो उस तक भी आएंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे सीन बना. 2016 में एक वैकेंसी आई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की. देयर आफ्टर देयर वाज अ वैकेंसी इन यूपी पुलिस कांस्टेबल एज वेल विच वाज रनिंग साइमल्टेनियसली. बट यूपी पुलिस वाली वैकेंसी में क्या था कि वो अखिलेश यादव की सरकार में 2015 के अराउंड, मतलब 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको नौकरी मिलनी थी, उसके बाद सिर्फ आपको रनिंग करनी थी. तो मेरे 10th में 85% है और 12th में मेरे 70% है. तो मेरे को मतलब मैं फ़िज़िकल के लिए क्वालिफाई हो गया, मैंने फ़िज़िकल कर दिया. फ़िज़िकल में 200 मार्क्स का फ़िज़िकल था, मेरे 178 मार्क्स थे. मतलब वो 17 मिनट से पहले 5 किलोमीटर रनिंग का कुछ सीन था, तो उसमें वो नंबरिंग थे, तो मेरी 19 मिनट के आसपास आई थी, तो मेरे को 178 मार्क्स मिले. तो मेरा उसमें भी हो गया. उधर दिल्ली पुलिस का चल रहा था, पहले फ़िज़िकल हुआ, फ़िज़िकल मैंने इजीली क्लियर किया. उसके बाद फिर मैंने एग्ज़ाम दिया. एग्ज़ाम में भी मतलब सीरियसली बताऊं तो मैं 10-15 दिन ही बहुत अच्छे से पढ़ा था. उन 10-15 दिन के बेसिस पे मेरे 100 में से 82 मार्क्स आए और कट ऑफ 77 पे गया जनरल का. सो आई गॉट एनलिस्टेड इन दिल्ली पुलिस एज अ कांस्टेबल इन 2018. सो मैं ट्रेनिंग पे पहुंचा. ट्रेनिंग पे पहुंचते ही मुझे मतलब विद इन अ वीक आई डिसाइडेड कि भाई ये तो नहीं है, मतलब वहाँ पे जिस तरीके से हम लोगों को ट्रीट किया जाता था वो मेरे को मतलब डाइजेस्टिबल नहीं लगा, और मेरा उसमें मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था ट्रेनिंग में. मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको छोड़ दूंगा, बट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली एज वेल. सो आई डिसाइडेड कि भाई नहीं हो पाएगा. उसके बाद क्या हुआ, मतलब किसी तरह मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिजिकली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. मेरे को प्रॉब्लम होती थी उस द वे ऑफ कम्युनिकेशन दे यूज टू डू, और एक जो फालतू वाले मतलब काम होते थे वो कराने, वो सब मेरे को मतलब बिल्कुल पसंद ही नहीं आते थे यार. मतलब मैं सोचता था कि यार स्कूल में इतनी पढ़ाई है, अब आईआईटी की तैयारी कर रहा था मैं, इसलिए कर रहा था. मतलब मेरी आँख खुल गई कि यार ये तो नहीं है. तो भाई ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई. चलो मैंने सोचा ट्रेनिंग के बाद, भाई ट्रेनिंग सब बोलते थे ट्रेनिंग का फेज़ ऐसा है, उसके बाद तो आप पता नहीं क्या क्या कर दोगे. मैंने सोचा यार चलो ट्रेनिंग का फेज़ 9 महीने की बात है, अपना निकाल देंगे. 9 महीने हंसते गाते रोते निकल गए. पासिंग आउट हो गई. पहली पोस्टिंग आती है, पोस्टिंग मिली पीसीआर में. अब भाई पीसीआर में पोस्टिंग मिलने के बाद गाड़ी पे ड्यूटी करी, तो मेरा नेचर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं मार पिटाई करूँ और ये सब, मतलब मुझे ये सब सूट नहीं करता. सॉफ्ट सा नेचर है मेरा बहुत, और मैं ज़्यादा किसी से ना आर्गूमेंट करना पसंद करता हूँ और ना ही किसी से फालतू में लड़ाई करना पसंद करता हूँ. तो भाई पीसीआर की गाड़ी पे तो दिख गया भाई, मगर यहाँ तो भाई मार पिटाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यार कुछ केसेस ऐसे होते हैं, मतलब अब क्रिमिनल है, कोई किसी ने फ़ोन स्नैच कर लिया है, सामने पकड़ा गया, तो उसे थोड़ा सा तो आपको हार्शली उसके साथ उसको ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा. थोड़ा बहुत मैं कर भी लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट मतलब एक अंदर से जो गवाही नहीं देता था दिल
कि यार कुछ गलत नहीं करना, ये सब इस फ़िलॉसफ़ी से मैं नौकरी कर रहा था। तो मैंने सोचा कि यार मेरी इंग्लिश भी ठीक है, तो क्यों ना ऑफ़िस के लिए ट्राई किया जाए। तो मैंने किसी तरह अपने डीसीपी जो हमारे सर थे उनको मैंने इंटरव्यू दिया, एंड द इंटरव्यू वाज इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड ही वाज सीरियसली वेरी इम्प्रेस्ड विद मी, एंड ही डिसाइडेड मी टू ट्रांसफ़र इन हिज ऑफिस। सो मैं पीसीआर के ऑफिस में आ गया। वहाँ भी मैंने मतलब वहाँ भी यार कुछ मज़ा नहीं आया। वही ऑफिसर्स एंड ये सीनियर है, और वहाँ पे इतनी पॉलिटिक्स होती थी, तो मैं वहाँ भी नहीं जम पाया। फिर मैंने सोचा कि यार अब नहीं करनी ये नौकरी की, मतलब मुझे ये नौकरी ही नहीं करनी। मैं नौकरी ही नहीं करना चाहता था, मैं इतना हो गया था। मैंने नौकरी छोड़ दी, मैंने रिज़ाइन डाल दिया। मैंने उनको कैपिटेशन चार्जेस दिए 1.5 लाख रुपए, और मैंने रिज़ाइन कर दिया। बट रिज़ाइन करने के बाद मतलब मेरे ऊपर इतना फैमिली का प्रेशर, इतना सब कुछ, मैंने उसके बाद भी रिज़ाइन कर दिया, और वो भी एक सरकारी नौकरी से। मतलब पीपल यूज़ टू से कि कितना पागल आदमी है कि ये सरकारी नौकरी छोड़ रहा है, और आज के बाद इसको सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी। मैंने सोचा यार मेरे को करनी भी नहीं है। 1-2 महीने ठीक ठीक रहा, उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब क्या किया जाए। मैंने सोचा यूपीएससी की तैयारी करते हैं, चलो। मैंने यूपीएससी स्टार्ट किया, बट मैं यूपीएससी को फुल फ्लेज प्रिपरेशन ही नहीं कर पाया। रीज़न बीइंग कि मुझे ना एक सोसाइटल प्रेशर हमेशा रहा। जो भी आता था मेरे घर पे वो बोलता था, अरे नौकरी छोड़ दी, अरे यार ये क्या कर दिया, नौकरी छोड़ दी, अरे यार ये क्या कर दिया। बड़ी मुश्किल हो जाती है। प्राइवेटों में तो ये है, धक्के खाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। अरे भाई सरकारी में भी धक्के खाने पड़ रहे थे, छोड़ दी, नहीं लगा मन। कुछ होगा अपने बस की तो कर लेंगे। बट ये मैं मतलब मैं ही अपने आप को कहता था, बाकी कोई सपोर्ट नहीं था। मतलब ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, मतलब किसी को भी बुरा लगेगा, मैं उनकी तरफ से समझूं तो उनकी कोई गलती नहीं थी। बट यार मैं भी खुश नहीं था। फिर क्या हुआ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा इस चीज़ को लेके कि कहीं मैंने गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया। वो ओवर थिंकिंग करते 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 कब वो ओवर थिंकिंग के हेडेक में बदल गई मुझे पता ही नहीं लगा। मुझे सर दर्द रहने लगा, मैंने बहुत मेडिकेशन ली। बट अभी भी मतलब मैं आपको सच बताऊं तो मेरे को सर दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत ओवर थिंक कर जाता हूँ, और मेरे को सर में एक भारीपन सा थोड़ा थोड़ा बना ही रहता है उसी परेशानी से, तब से ही। मतलब मैं उसको अभी तक भी मतलब कर्व नहीं कर पाया हूँ। अभी तक भी मुझे यार मुझे ही पता है मैं कैसे पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ाई करता हूँ, बड़ी मुश्किल से फोकस कर करके, क्योंकि मेरे को बहुत इजीली मतलब मेरा हेड बहुत वल्नरेबल है, बहुत जल्दी दर्द होने लगता है मेरे सिर में, और हल्का हल्का सा तो हमेशा ही रहता है। अगर मतलब आप लोगों के पास कुछ सजेशन हो इसके लिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दवाइयाँ खाई, मेरा वेट इतना बढ़ गया। मैं 64-65 किलो वजन था मेरे में। उसके बाद मेरा वेट वहाँ पे 80 किलो हो गया। उस दौरान 1-2 साल जब वो डिप्रेशन वाला फेज़ निकला, तो मैंने सोचा कि नहीं यार ऐसे तो बात नहीं बनेगी, नौकरी तो लेनी है। मैंने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन की। मुझे साउथ में पोस्टिंग मिल रही है, टैक्स असिस्टेंट मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। मैंने कहा नहीं यार, रहना तो घर के पास ही है, घर से दूर तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं मतलब सॉलिट्यूड में रह ही नहीं सकता, मेरे को फैमिली चाहिए ही चाहिए। मैं अकेला रह ही नहीं पाता, मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बल्कि मैं सोशल नहीं हूँ ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं। बट फिर भी यार मतलब मैं सोचता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अपने पेरेंट्स के पास तो एटलीस्ट रहे, अपने भाई के पास रहें। उसके बाद भाई प्रिपरेशन करते करते है दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आई, जो मैं देखता था कि ऑफिस में बाबू भाई ये तो मज़े करते हैं। मैंने ये डाल दिया, उधर सीपीओ डाल दिया, सीजीएल चल ही रहा था। तो 2024 में मेरे को बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर मिली, एक टैक्स असिस्टेंट या डिविजनल अकाउंटेंट साउथ में मिल रही थी, और उसी दौरान फिर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल AWO TPO इसका मेरा अंडर प्रोसेस था। अब भाई मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ चुका था कि भाई नौकरी तो लेनी ही लेनी है, अब साउथ में मिले या कहीं मिले तुम्हें ज्वाइन करना ही पड़ेगा। मैंने बेवकूफ़ी कर दी, डिविजनल अकाउंटेंट वाली छोड़ दी, और मेरे को अल्टीमेटली बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के लिए जाना ही पड़ा, क्योंकि मेरा मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फाइनल रिजल्ट पेंडिंग था। उसके बाद भाई मैं 1 महीने का रिलैक्सेशन भी लिया मैंने कि भाई एग्जाम्ट कर दो मेरे को, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स। तो मेरे को एग्जाम्ट हो गया 1 महीना। बट नेक्स्ट मंथ मैंने सोचा कि रिज़ल्ट आ जाएगा, बट रिज़ल्ट नहीं आया, मुझे नेक्स्ट मंथ जाना पड़ा। मैं वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे पहुँचा। आज जैसे मैं रात शाम को पहुँचा 5-6 बजे, अगले दिन नेक्स्ट डे संडे था तो वो छुट्टी में काउंट हो गया। नेक्स्ट डे मंडे में
हमारा मेडिकल होना था, वहाँ पे मेडिकल होता है पहले जाके, मतलब बहुत सारे बच्चे तो ज्वाइन कर चुके थे, हम 10-12 लड़के थे जिन्हें ज्वाइन करना था। तो हम लोग पहुँच गए। ज्वाइन करने के बाद भाई वहाँ पे पता चला कि ये तो छुट्टी नहीं देते हैं भाई, लोअर ग्रेड पे छुट्टी नहीं देते हैं। उसमें मैं ना मतलब टाइप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में टाइपिंग का रिजल्ट पेंडिंग था और उसके बाद कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होना था, एक लास्ट स्टेज। तो भाई वो तो छुट्टी नहीं देते हैं, ये और टेंशन वाली बात हो गई भाई। जैसे आज मेडिकल होना था, लकीली वो डॉक्टर, मेडिकल होने के बाद क्या होता है, मेडिकल अगर आपका फिट हो जाए एक बार तो फिर आप उनके मतलब उनकी लिस्ट में चढ़ जाते हो आप कि भाई ये बंदे ने ज्वाइन कर लिया और ये फिट टू ज्वाइन ड्यूटी है, अब इसको ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लकीली वो डॉक्टर नहीं बैठे और हमारा मेडिकल नहीं हो पाया, तो वो दिन हमें मिल गया, स्पेयर मिल गया खाली, मैं ट्रेन सेंटर पे ऐसे ही मजे लो। और भाई रात को ही रिजल्ट आ गया टाइपिंग का और मेरा क्वालिफाई हो गया। वहाँ पे और भी बच्चे थे जो जिन्होंने लेट किया था, उनमें से भी 2-3 का हो गया, 3 लड़कों का हमारा हो गया। अब भाई असमंजस की स्थिति कि भाई अगर टाइपिंग क्लियर हो गई है और इन्होंने नहीं जाने दिया CFT देने, मैंने पता क्या सोचा हुआ था, मैंने सोचा था मैं भाग के चला जाऊँगा क्योंकि मैं ट्रेनिंग कर रखी थी। बट यार प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे मेरे ना मतलब ब्रदर इन लॉ थे, तो फोर्स में थोड़ा सा ये सीन होता है कि अगर आप भाग जाओ ना उसके बाद और ये पता लग जाए कि आपके कोई नॉन है, तो कई बार उनको भी सज़ा मिल जाती है। तो मैं इस चीज़ से बहुत डर गया, मैंने कहा यार मेरी वजह से किसी और को सज़ा ना मिल जाए, खामखा फैमिली में बदनामी। पहले ही मुझ पर टैग लिखा हुआ था कि नौकरी छोड़ दी है, तो फिर दूसरा लगता कि भाई ये तो दूसरों की भी परेशानी कर रहा है। भाई कर लिया, उसके बाद करने के बाद मैंने नेक्स्ट डे वो जो एक लड़का तो पहले ही भाग गया, मतलब उसने तो बिल्कुल वहाँ पे सब में फैला दिया कि मैं तो भाग जाऊँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। उसने सारे हमारे प्लान जो थे वो रिवील कर दिए। तो फिर एट लास्ट हमें यही था कि हम ऑफिसर से बात करें कि या तो हमें छुट्टी दी जाए या फिर भाई हम रिज़ाइन करके जा रहे हैं, मतलब हम ज्वाइन ही नहीं कर रहे सर्विस को, हम मेडिकल ही नहीं कराना चाहते। तो मैंने और उस लड़के ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग मेडिकल कराएंगे नहीं अब, भाई हमें हमें करनी नहीं है नौकरी, हम अपना CFT देंगे उसके बाद। और फाइनल कट ऑफ भी पेंडिंग थी, मतलब देयर आर चांसेस कि मैं फाइनल कट ऑफ में रह ही जाता, जो जैसा कि मेरे साथ दूसरे एग्ज़ाम में उसके बाद। अब भाई वहाँ से हमने अनविलिंग दे दी कि भाई हम ज्वाइन नहीं करना चाहते, दैट वी डोंट वांट टू ज्वाइन दिस सर्विस। उसके बाद क्या होता है, वो पेशी करते हैं कि भाई एक सीनियर ऑफिसर, पहले जूनियर ऑफिसर फिर सीनियर ऑफिसर, कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं फोर्स, इतनी अच्छी फोर्स है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आप जा रहे हो। तो मैंने कहा, मतलब हम दोनों को पेशी करी। सबसे पहले जिस ऑफिसर ने देखा वो शायद असिस्टेंट कमांडेंट था, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं था, उसको था कि चले जाओ, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ना है। उसने मुझसे पूछा क्यों जाना चाहते हो, मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे मेरे पेरेंट्स थोड़े मतलब एजिड हैं और मैं उनके पास रह के उनकी सेवा करना चाहता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मुझसे बोलता है कि क्या गारंटी है कि तुम करोगे भाई। अब मैंने कहा सर गारंटी तो इस चीज़ की भी नहीं है कि मैं कल को जीवित रहूँगा या नहीं रहूँगा, गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं ले सकते भाई। बट उन्होंने मतलब ऐसे ही हमें नेगलेक्ट करके कर दिया, दोनों को कर दिया कि भाई चलो कर चले जाओ, मत ज्वाइन करो। उससे आगे एक आए, वो सरदार जी थे, कमांडेंट होंगे शायद, मतलब मुझे इनके रैंक का ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो पुलिस में थोड़ी रैंक अलग होती है, इनकी अलग होती है, इंस्पेक्टर तक सेम है, उसके ऊपर से रैंक बदलनी स्टार्ट हो जाती है। तो भाई वो जो सरदार जी थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारी बात सुनी, हमारी ग्रीवेंस सुनी कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, हमारा एक दिन का एग्ज़ाम है, अगर आप हमें एक दिन जाने देंगे ना तो फिर हम अभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो सरदार जी ने कहा कोई बात नहीं है, वो तो हम तुम्हें छुट्टी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, दिल्ली तो जाना है आपको। हमने कहा सर हम घर भी नहीं जाएंगे, हम एग्ज़ाम दे के 1-2 घंटे का एग्ज़ाम है, सीधा वापस आ जाएंगे। वो मान गए। हमारे साथ एक मैडम थी इंस्पेक्टर निशा, भाई उन्होंने ना मतलब वो पता नहीं अड़ गई थी कि इन्हें छुट्टी ही नहीं देनी, लोअर ग्रेड पे मैं छुट्टी देने ही नहीं दूंगी किसी भी स्टाफ को। वो बोलने लगी कि हमने भी कोशिश की थी, नहीं हो पाया, अब इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम लोअर ग्रेड पे जाओगे। अरे भाई तुम्हारा नहीं हो पाया, हमारा हमारा मन है, हमें जाने दो, मतलब ये तो जलालत वाली बात हो गई ना भाई। अब भाई कर लो चलो, मैं कहा भाई। तो उन्होंने कहा, वो मतलब सर कहने लगे कि कोई बात नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो निशा मैडम नहीं मानी, उन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं आपसे भी डिस्कस करूँगी। अब उन सर ने हमें भेज दिया वहाँ बाहर कि आप 5 मिनट वेट कीजिए। उन सर ने मतलब सरदार जी ने अपने हमारे सामने ही एक सीनियर ऑफिसर को कॉल किया और उस सीनियर ऑफिसर ने भी बोल दिया कि ठीक है, हम इनको किसी मतलब फैमिली के रीज़न से, कोई डोमेस्टिक वर्क के रीज़न बिहाफ पे छुट्टी दे सकते हैं एक दिन की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट भाई उस निशा मैडम को ना, निशा यादव नाम है, मुझे आज भी याद है, हम बाहर आए और उसने उन ऑफिसर्स को ऐसे कन्विंस किया कि अल्टीमेटली वो ऑफिसर ने हमें 5 मिनट बाद बुलाया और उसने बोला कि सॉरी दैट आई कैन नॉट फुलफिल योर रिक्वेस्ट, आई हैव टू एक्सेप्ट योर not willing, like you're willing that you don't want to join the service.
और भाई ये सुनते ही बड़ा दुख हुआ कि यार मतलब अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, पर चलो कोई नहीं, मगा भाई अब ले लिया। फैमिली वाले तो बात ही नहीं कर रहे थे भाई। वहाँ से भागे भागे ट्रेन का टिकट किया, ट्रेन का टिकट कर लिया, वो ट्रेन छूट गई। चलो भाई ट्रेन छूट गई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ट्रेन में हम बैठ के टीटी से बात करके पैसे वैसे दे के घर आ गए। घर आते ही तो भाई माहौल ही अलग था कि एक तो छोड़ के आया था, दूसरी भी छोड़ के आ गया। अब इसमें ना लगी तो क्या होगा। मैं बहुत डिप्रेस था। साथ साथ भाई उसमें मतलब सीए कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट 5 दिसंबर का था। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट भी हो गया, सिंपल सा आया। अब फाइनल कट ऑफ लगनी थी। तो जब तक कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट नहीं हुआ था तब तक बोलते थे कि कट ऑफ 125 में से अराउंड 93 तक जाएगी, मैक्सिमम 93। मेरे पेपर में मार्क्स थे 79, तो 100 में से 79, बाकी 25 नंबर की टाइपिंग थी। तो टाइपिंग में मैं एक्सपेक्ट करके गया था कि यार मैं 25 में से, थोड़ी टाइपिंग इसकी टफ होती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो मैंने सोचा था 25 नंबर की है यार, अगर मैं 18 भी लाऊं तो 96 बैठ जाते हैं मेरे, 9 और 8 97 नंबर बैठ जाते हैं 79 पे। तो मैंने सोचा यार इतने पे तो हो ही जाएगा। मैंने 18 नंबर का टारगेट किया। मेरी टाइपिंग भी अच्छी है। मैंने टारगेट ही 18 का किया, मैंने 25 का टारगेट भी नहीं किया। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर गया। और भाई मैं उस टारगेट के साथ गया और मेरे हिसाब से मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया। ठीक है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब भाई फाइनल कट ऑफ की बात जब आने लगी, यूट्यूब पे वीडियो देखे तो भाई 96, 97, 98, इससे नीचे कट ऑफ ना बताए कोई भी कि कंपटीशन तो बहुत हाई है। भाई मैं बड़ा डर गया। मीनवाइल मुझे सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के ही टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलावा आ गया। मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। भाई मैंने सोचा कि भाई टाइपिंग तो यार ये नहीं तो ये सही, चलो इसमें टाइपिंग में पास हो जाऊंगा, टाइपिंग तो मेरे कोई बिग इशू ही नहीं है। बट भाई जो मेरे साथ हुआ, मैं पेपर देने गया हूँ वाराणसी से भी बहुत आगे, इतनी मतलब बहुत अंदर जाके बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ पहुँचा, रात भर ठिठरता रहा। भाई मैं अगले दिन जाके टाइपिंग में फ़ेल हो गया। मतलब मुझसे ना उस उनके सॉफ्टवेयर में एक ग्लिच था, उनके सॉफ्टवेयर में ये ग्लिच था कि अगर आपसे डबल स्पेस लग गया ना तो वो एरर उसके बाद, मतलब डबल स्पेस लगने के बाद पूरी लाइन जब तक फुल स्टॉप नहीं आता वो एरर काउंट कर रहा था। भाई मैं हो गया फेल। अब मैं फेल हो गया तो मैं डिप्रेशन में ऑलरेडी था, मैं और डबल एक्स डिप्रेशन में चला गया। मैं घर पे कैसे बताऊं भाई, घर पे बताया कि भाई फेल हो गया, घर वाले वैसे ही परेशान थे और परेशान हो गए। अब भाई आता है नेक्स्ट जर्नी रिज़ल्ट के लिए कि भाई कट ऑफ कब लगेगी, कट ऑफ कब लगेगी। भाई डेली मतलब मैं टेंशन में इतना, मतलब यार क्या होगा क्या होगा। ईपीएफओ का एक एग्ज़ाम दिया था, उसका भी रिज़ल्ट आने वाला था, तो मुझे लग रहा था कि यार अगर होगा तो दोनों में होगा, अगर नहीं होगा तो दोनों में ही नहीं होगा। मतलब ये तो मुझे कंफर्म हो गया था। और भाई जब रिज़ल्ट आया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे मार्क्स मतलब 96 हो जाएंगे, मतलब 96.3 के करीब बैठ रहे थे टाइपिंग ऐड करके। भाई कट ऑफ गई 96.9 एंड आई वाज लाइक, कट ऑफ देखते ही मैंने कहा भाई हो गया। मैंने अपने भाई से बोला, मैंने कहा भाई मेरा नहीं हुआ, 96.9 कट ऑफ चल गई, मेरे 96.3 बन रहे हैं। भाई मतलब जब तक कट ऑफ ही आई थी, रिजल्ट लिस्ट नहीं आई थी फाइनल, वो थोड़ा टेलीग्राम पे चेक किया था तो वो 1-2 मिनट का ऊपर नीचे हो जाता है ना लिस्ट, कट ऑफ देखते ही तो मैं सच में टूट गया। मैंने कहा हो गया भाई, लिटरली मेरे हाथ काँप रहे थे। उसके बाद भाई मेरे भाई ने बोला कोई बात नहीं, लिस्ट में नाम तो एटलीस्ट चेक कर, कोई बात नहीं तेरा नहीं हुआ, लिस्ट में नाम देखने में क्या जाना। मैंने कहा क्या ही देखूँ भाई, नहीं हुआ मेरा। मैंने लिस्ट में नाम चेक किया तो लिस्ट में 6 मोहित, उन 6 में से लास्ट वाला 6th वाला मोहित मैं, मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ वही 2 जनवरी 97। मैंने सोचा यार ये तो मैं हूँ। मैंने कहा भाई हो गया। मैंने कहा भाई मार्क्स 21 आ गए टाइपिंग में, मैं 18 एक्सपेक्ट कर रहा था पर मार्क्स आ गए 21, 25 भी आ सकते थे बट वही है, मैं मान लेके ही 18 का टारगेट किया था। तो लकीली मेरे मार्क्स 21 आए टाइपिंग में और मैं यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। उसके 10 दिन बाद ईपीएफओ का आया, ईपीएफओ में भी सेलेक्ट हो गया। बट मैंने सोच रखा था कि मिनिस्ट्रियल की करेंगे दिल्ली में नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये कहते हैं ना ग्रास इज़ ग्रीनर द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड। तो वो वाला सीन हुआ मेरे साथ। मैं सोचता था कि यार ये तो तकड़ी नौकरी है, अब भाई यहाँ आया हूँ तो बस यहाँ के तो अलग ही सीन पता लग रहे हैं मुझे। पर चलो कोई नहीं, स्टिल मैं मतलब बहुत अच्छी जगह हूँ, रेप्यूटेड है काफ़ी, एंड सैटरडे संडे मिल जाता है जो पुलिस में आई थिंक कहीं भी नहीं मिलता। प्लस पता है सबसे बड़ी बात, मेरे साथ जो स्टाफ है वो इतना अच्छा है कि यार बहुत कोऑपरेट करता है। मैं काम भी करता हूँ ऑफिस का और वो मुझे टाइम भी दे देते हैं, मैं पढ़ाई भी कर लेता हूँ। इसीलिए मैं इसकी टीजीटी की एसएसटी वाली पेपर दे पाया अच्छे से, यूपी पीसीएस दे पाया। अभी भी मेरी जर्नी जारी है यार, मैं हार तो नहीं मानूंगा। देखो हार तो नहीं मान सकता यार मैं किसी भी तरह। बाकी मैं इतनी बेवकूफ़ी भरे मैंने काम किए हैं और मैंने ये भी सीखा है लाइफ में कि भाई
मतलब उगते सूरज को सलाम है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो सब आपको पूछेंगे, पर आप जब आपका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो भाई सब आपको इस नज़रिए से देखने लगते हैं कि इसके बस की कुछ है नहीं। और वो मेरे साथ तो बहुत क्लोज से हुआ है। तो यही मेरी जर्नी थी यार। मतलब पुलिस में अभी फ़िलहाल तो चल रहा है ठीक, अपना बैठे हैं, नौकरी कर रहे हैं, साथ साथ प्रिपरेशन कर लेते हैं, कभी कभी वीडियो शूट कर लेते हैं, आप लोगों को अपनी जर्नी बता देते हैं, तो मोटिवेट करने के लिए है कि यार ऐसा नहीं है, लाइफ में पता नहीं कब क्या हो जाए। मेरे को देखो हेडेक का थोड़ा सा ये लगा हुआ है, बट स्टिल मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो। होने को तो यार कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत कुछ देखा है, मतलब ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं यार, जो हम ट्रेनिंग पे थक जाते थे वो ट्रेनिंग पे तब भी पढ़ते थे, मतलब 10 बजे के बाद भी पढ़ रहे हैं। तो यार वो अंदर से एक जो है ना डेडिकेशन, वो डेडिकेशन ही ऐसा लाओ कि रूथलेस हो जाओ बिल्कुल, कि भाई करना है तो करना ही है। बाकी आज इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट में आपको कुछ और सुनाते हैं अपने बारे में, और कुछ आप जानना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी बाय बाय।